हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th में चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके थे। थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे जो है हम कोई भी रिएक्शन को लिखते हैं। चलिए, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो क्या होती है, कैसे हम उसको लिखते हैं। जहाँ पर क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक, अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक बार रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हम किसके बारे में जानेंगे, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम जानेंगे। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, फिर समीकरण के बारे में जानेंगे, जो जो भी हमारे रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, ये परिवर्तन कैसा है, अस्थाई है, यानी कि टेम्पररी है। कैसा होता है भौतिक परिवर्तन, अस्थाई यानी कि टेम्पररी। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है स्थायी परिवर्तन। ठीक, यानी कि परमानेंट। क्या होता है, स्थायी यानी कि परमानेंट। जैसे कि कोई एग्जांपल, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक कागज हमने लिया और कागज को इस प्रकार हाथ से क्या कर दिया, पूरा उसका एक बॉल बना दिया कागज का। ठीक, और कागज को दोबारा हम खोल सकते हैं। तो ये कैसा चेंज था, ये कैसा परिवर्तन था, ये एक हमारा अस्थायी परिवर्तन था। हमने क्या किया, कागज को लिया, उसकी एक बॉल बना दी, फिर से वापस से कागज को वापस खोल दिया। इस तरीके से हमने एक कागज लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने कागज की शीट ली। ठीक, इसको क्या किया, हाथ से मुट्ठी बना करके क्या करा, इसको इस तरीके का शेप दे दिया। ठीक, अब ये हमने क्या किया, वापस से खोल दिया, तो वापस से इस शेप में आ जाएगा। बस अब हमें इसमें थोड़ा रिंकल्स दिखेंगी, है ना, दिखेंगी, सिलवट्टे दिखेंगे इस कागज में। इसके अलावा और कोई परिवर्तन आएगा इसमें, नहीं आएगा ना। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, जबकि स्थायी परिवर्तन कैसा, अगर हम कहें कि दूध से हमें क्या बनाना है, दही बनानी है, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये स्थायी है, परमानेंट है, क्योंकि दूध से दही बन जाएगी, लेकिन दही से वापस दूध बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। इसीलिए ये कैसा परिवर्तन है, एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक, पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, जो भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ क्या होता है, जो भौतिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक गाजर लिया, ठीक है, गाजर को क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। या हमने कोई सब्जी ली, जब हम सब्जी को पकाते तो क्या करते हैं, पकाने से पहले क्या किया जाता है, सब्जी को लिया जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक, अब जब हम किसी सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो क्या उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन आता है, क्या उनके जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन आता है, नहीं। गाजर पहले भी गाजर ही था, जब हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तभी भी गाजर ही रहेगा। ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बस क्या हो रहा है, उसके जो भौतिक गुण है उसका क्या हो गया, साइज में चेंज आ गया, आकार में। पहले गाजर पूरी लंबी गाजर थी, अब हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो क्या हो गया, उसके साइज में परिवर्तन आ गया, उसके आकार में परिवर्तन आ गया। ठीक, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, जो सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी तरफ हम कहें कि नया पदार्थ बनते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण पूरी तरह से अलग होते हैं। जैसे पहले तो हमने पढ़ा
कि जहाँ पर नए पदार्थ नहीं बनते, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने कहा सब्जी काट रहे हैं, ठीक, तो सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, बाकी सब्जी तो वैसे ही है। अब हम कह रहे हैं कि उस सब्जी को हम क्या कर रहे हैं, चूल्हे में पका रहे हैं, ठीक। अब सब्जी पकाना, जब हम सब्जी पका रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह से जो गाजर है या जो सब्जी, अन्य सब्जियां हमने काटी हैं, उनको जब हम पका रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो उनका केमिकल कंपोजिशन है ना, जो उनकी क्या है रासायनिक संरचना है, उसमें बदलाव आ जा रहा है। अब क्या हो रहा है, उनके रासायनिक परिवर्तन, उनमें क्या हो रहा है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है, जिस वजह से सब्जी क्या हो जाती है, पक जाती है, ठीक। तो ये जो हमारा चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये हमारा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इतनी बात समझ में आई, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर परिवर्तन को साधारण भौतिक विधियों से उल्टा किया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि जल से जो है हम बर्फ बना सकते हैं, है ना, जल को फ्रीज करके, जमा करके हम बर्फ बना सकते हैं। लेकिन क्या बर्फ से हम वापस जल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चेंज को क्या किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है, यानी कि रिवर्सिबल है चेंज, उल्टा किया जा सकता है, ठीक। जैसे कि हमने कहा कि कागज है, कागज को मोड़ करके हमने बॉल बनाई, बॉल को वापस से खोल करके हमने कागज को वापस उसके पहले वाले शेप में ला दिया, ठीक। तो यहाँ पे चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको उल्टा किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन को साधारण भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी कि जो नॉर्मल हमारी क्या होती है, भौतिक विधियां होती हैं, उनसे हम क्या नहीं कर सकते, उसको उल्टा नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, है ना। अब कोई कागज हमने लिया, कागज को जला करके राख तो बना सकते हैं, लेकिन राख से क्या वापस कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। इसीलिए ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि इसमें जो क्या है परिवर्तन होगा, उसको उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक। 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऊर्जा निकल भी सकती है और नहीं भी। यानी कि ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो है, तो जब भी हमारी भौतिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती, है ना। एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा निकलती या अवशेषित होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने जान लिया। भौतिक परिवर्तन में हमने क्या जाना कि ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है, टेम्पररी है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर ये कैसा परिवर्तन है, रिवर्सिबल है, यानी कि इसको उल्टा किया जा सकता है और यहाँ पर कोई भी ऊर्जा निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती, ठीक है, मे और मे नॉट, ठीक। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ये परिवर्तन स्थायी है। दूसरा यहाँ पर जो है चेंज कैसा चेंज है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि यहाँ पर हम इसको उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, नई चीजें बनती हैं, नए पदार्थ बनते हैं। जैसे हमने कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। जैसे हम कह रहे हैं कि कागज को हमने जलाया तो राख बन जाती है। कागज कैसे जला, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जला, वायु में जला, ठीक। तो क्या बन जाती है हमारी, राख बन जाती है, तो नया पदार्थ बन रहा है, ठीक। और दूसरी चीज लास्ट, यहाँ पर ऊर्जा निकलती भी है और अवशोषित भी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब इसे आप नोट कर लो। GIC गरवान गांव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या गुड है? मॉर्निंग मैम। मैम गुड सोनी। मॉर्निंग बेटा, अपना नाम बताइए। मैम सोनी। बेटा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैम पहला। पहले चैप्टर का नाम बताइए आप। मैम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? मैम भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन। चलिए, तो आपको समझ में आया जो अभी हमने पढ़ा? जी मैम। रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताइए। क्या अभी हमने कुछ पॉइंट बताइए रासायनिक परिवर्तन के बारे में? मैम अस्थायी परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है। उसी का उल्टा स्थायी में नए पदार्थ नहीं बेटा, आप गलत बोल रहे नए हो। पदार्थ देखो,
बेटा आप गलत बोल रहे हो। देखो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जहां पर एक नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन वो होता है जहां पर नया पदार्थ नहीं बनता, केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम। और कुछ आपको पूछना है? नो मैम। बैठ जाइए। चलिए, तो जैसे कि आपको समझ में आया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन में, अब आप सिर्फ रासायनिक परिवर्तन को देखिए। अब रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक, नया पदार्थ बन रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम इसको, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना, यानी कि रासायनिक जो समीकरण है वो क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, कैसे हम इसे समझेंगे। देखो अभी हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया, है ना, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया। अब रासायनिक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ फॉर्मूले, इन अ फॉर्म ऑफ formula of reactant and product separately by an arrow mark is called chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन क्या है, यानी कि जो हमारा अभिकारक है, जिसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है, और इस तरीके से हमारा क्या जाता है, ये एरो आ जाता है। ठीक, और यहाँ क्या बनता है, हमारा उत्पाद बनता है। चलिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है। पहले आपको सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देना है। अब इतने पार्ट पे क्या लिखा हुआ है, अभिकारक से क्या बन रहा है, अभिकारक यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है क्या बना रहा है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, तो इससे ऐसे इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि इधर की तरफ, यानी कि जो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, यानी कि बाएं हाथ की तरफ क्या लिखते हैं, हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, और दाएं हाथ की तरफ यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है, वहां पर क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो आगे आप चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ोगे, बहुत सारी अभिक्रियाएं आप देखोगे, बहुत सारे समीकरण आप देखोगे, तो वहां पर आपको रिएक्टेंट हमेशा इधर की तरफ लिखना है, प्रोडक्ट हमेशा इधर की तरफ लिखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब बढ़ते हैं वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन की तरफ। अब वर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट में हमारा मैग्नीशियम हमने लिया। ठीक, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना। अब इसको और सरल तरीके में समझते हैं कि हमने हाइड्रोजन को मिलाया, हमने हाइड्रोजन को मिलाया, ठीक, साथ ही क्या मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया, हाइड्रोजन के साथ क्या मिलाया हमने, ऑक्सीजन मिलाया। ठीक, और तो हमारा क्या बन गया, जल बन गया। अब इसको जब हम लिखेंगे रिएक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, हम लिखेंगे हाइड्रोजन यानी कि H2, फॉर्मूला तो यही होता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके क्या बना रहा है, H2O यानी कि वाटर बना रहा है। ठीक, अब जो है यहाँ पर देखने वाली बात और समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अभी हम रिएक्शन को बैलेंस करना अभी नहीं सीख रहे हैं, पहले हम सिर्फ रिएक्शन बनाना सीखेंगे यहाँ पर।
ठीक, वैसे ही सेम यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, बीच में हमारा एरो आता है। ये दोनों ही हमारे क्या है, अभिकारक। चलिए चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हमारे दोनों ही अभिकारक है। अभिकारक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक। वैसे ही जो हमारे उत्पाद है, जिनको हम कहाँ लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड लिखा है ना यहाँ पे, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड जिन्हें हम लिख रहे हैं वो हमारे उत्पाद है। और उत्पाद एक और एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। तो बेटा इस तरीके से तो हमारी वर्ड इक्वेशन होती है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना। मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो किसके साथ जलेगा वो, ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके जलता है, ठीक। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा वो, अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। आपकी एनसीईआरटी में ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर इसे हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, हम फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नीशियम का Mg, ठीक, ऑक्सीजन का, और बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। इसे लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि हम हमेशा रिएक्टेंट इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना, कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, हीलियम को He लिखा जाता है, लिथियम को Li लिखा जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को O लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N लिखा जाता है, कार्बन को C लिखा जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स है तो उनका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनके सिंबल क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इजीली आप फॉर्मूला भी बना लेंगे फिर उससे, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आई कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसे हम कैसे लिखेंगे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक परिवर्तन, उसी को क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैसे हमने अपने अगर किचन में क्या रखे, केले रखे हुए होते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि वो केले पकने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो जो है काले पड़ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, देखो मॉइस्चर हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास देखो नमी तो है ही, साथ में ऑक्सीजन भी है ही, जिसके साथ रिएक्शन करके वो जो बनानास जो होते हैं वो काले रंग के पड़ जाते हैं, ठीक। तो इस तरह का जो चेंज है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। या हम कोई भी चीज बाहर रखते हैं तो हम कहते हैं ना कि खराब हो गई है ना। या हम लोहे को रखते हैं, ठीक है, तो लोहा अगर हमने बाहर रखा हुआ है तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं हम, उसमें जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है जंग, क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है वहाँ क्या मौजूद है, क्या मौजूद है वहां पर मॉइस्चर यानी कि नमी है, ठीक। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो हमारा लोहा है वो क्या बना देता है, जंग उसमें लग जाता है, ठीक। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उन्हें केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और कौन सा परिवर्तन है ये, केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ये चीज हमने पढ़ी। दूसरी बात हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम अभिकारक लिखते हैं और राइट हैंड साइड हम उत्पाद को लिखते हैं, और इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। रिएक्शन लिखनी तो हमें आ गई, रिएक्शन लिखनी हमें आती है, क्लास 9th में भी हमने अच्छे से फॉर्मूलेज पढ़े हैं, और साथ ही हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनके सिंबल्स हमने याद किए थे क्लास 9th में, ठीक। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब जो है हम सीखेंगे कि कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे करेंगे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर लिखा क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिखा है एक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है, ठीक। अब
अब राइट हैंड साइड देखो, मैग्नीशियम कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। दिख रहा है आपको, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। ठीक, बैलेंस होने का मतलब क्या है, बैलेंस होना किसमें पढ़ा है हमने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। दोनों का मास हो या हर चीज क्या होते हैं, बराबर होनी चाहिए, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही तो कहता है कि मास नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो जो हमारा द्रव्यमान है, ना तो क्या करता है वो, ना तो वो उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है, वो बस क्या करता है, अपनी स्टेट को बदलता है, एक उससे दूसरे स्टेट में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक, ये तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था। तो सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी कि अगर इधर एक मैग्नीशियम है तो इधर भी एक मैग्नीशियम होना चाहिए, इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखो, हमने कहा इधर एक मैग्नीशियम है, इधर दो ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी तरफ तो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी अगर दो ऑक्सीजन आ जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, हम इसके आगे दो लगा दें, अगर दो लगा दें इसके आगे अगर, ठीक है, टू हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम तो दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए, इधर भी ऑक्सीजन दो हो गए, लेकिन इधर मैग्नीशियम तो एक ही रहा। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर देखते हैं इसे। अब यहाँ पर मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितने हैं, दो है, और दो है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो। देखो बेटा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस दो का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ है। दो का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होने का मतलब यानी कि दो मैग्नीशियम है यहाँ पर और दो ही ऑक्सीजन है। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए, क्या अब ये बैलेंस हो चुका है, अब ये बैलेंस है। देखो अभी भी तो बैलेंस नहीं है ना, दो मैग्नीशियम यहाँ पर है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर दो ही ऑक्सीजन और एक मैग्नीशियम है, तो अभी भी है नहीं। अगर इस वाले मैग्नीशियम के आगे भी हम दो लगा दें, है ना, दो लिख दें, अगर दो से मल्टीप्लाई कर ले, तो देखो दो से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, दो मैग्नीशियम इधर हो गए, दो ऑक्सीजन इधर हो गए, वही दो मैग्नीशियम इधर है ही, दो ऑक्सीजन इधर है ही। अब ये बैलेंस हो गया, अब ये प्रॉपर बैलेंस हो चुका है ना, हो चुका है प्रॉपर बैलेंस। समझ में आया कैसे हमने बैलेंस किया इसको, एक बार फिर से देखते हैं। पहली रिएक्शन थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये था। ठीक, हमने कहा हमारे पास एक मैग्नीशियम यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो बराबर हो गए, बात खत्म। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। ठीक, अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है। अब हमें बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर टू लिख दें, अगर हमने यहाँ पर टू लिख दिया, अब चेक करो, अब यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन है। अब एक मैग्नीशियम कम रह जाता है तो हम यहाँ पर दो लगा देंगे, तो दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। रिएक्टेंट भी, अभिकारक भी और उत्पाद भी दोनों क्या है, बराबर है हमारा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इतने में। चलो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर आगे हम और बैलेंसिंग के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से बैलेंस करना आ जाए किसी भी रिएक्शन को। चलो, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब इधर आयरन कितना है, Fe यानी कि आयरन, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखो इधर आयरन कितना है, एक आयरन है, इधर आयरन कितने हैं, तीन आयरन है ना, आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इधर अगर हम तीन लगा दें तो तीन आयरन यहाँ हो गए, तीन आयरन यहाँ हो गए, बैलेंस हो गए दोनों, आयरन इधर भी बैलेंस हो गए। ठीक, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है। ठीक,
अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है, देखो 4 ऑक्सीजन है इधर। अब इधर कितने ऑक्सीजन है, कौन बताएगा? चलिए, तो ऑक्सीजन देखिए, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक, दिख रहे हैं 4 ऑक्सीजन ये रहे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन भी हो जाएंगे कितने, 4। अब देखो ऑक्सीजन दोनों जगह बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर देखो 2 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। ठीक, इधर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 टू द 8 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। ठीक, तो इधर तो हमारे 8 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है सिर्फ। अगर हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएंगे हमारे 8 हाइड्रोजन बराबर, 4 टू द 8 हाइड्रोजन। अब देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस है। देखो आयरन, इधर 3 आयरन है, इधर भी 3 आयरन है। ठीक, इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 4 टू द 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 टू द 8 हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट यानी कि जो अभिकारक है वो भी बराबर है, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जो है वो भी बराबर है। तो दोनों चीजें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आपको आगे भी क्या करने हैं, क्वेश्चन बैलेंस करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क, ये आपको घर से करके आना है। प्रॉपर इस क्वेश्चन को आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो हम यहाँ पर कल इसको क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।